और मैं हूं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद पांडे, निदेशक अनुवाद अध्ययन एवं प्रशिक्षण विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली। आज की चर्चा का विषय है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और अनुवाद। यह चर्चा एमए अनुवाद अध्ययन कार्यक्रम के अंतर्गत पाठ्यक्रम MTT 019 अनुवाद की राजनीति यानी पॉलिटिक्स ऑफ ट्रांसलेशन के अंतर्गत की जा रही है। आज की चर्चा के प्रमुख बिंदु हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 तक, राष्ट्रीय आंदोलन के चरण, राष्ट्रीय आंदोलन में भाषाओं की भूमिका, राष्ट्रीय आंदोलन और विदेशी साहित्य का अनुवाद, अभिग्रहण यानी रिसेप्शन, राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय साहित्य का विदेशी भाषाओं में अनुवाद, राष्ट्रीय आंदोलन अनुवाद की राजनीति। इन बिंदुओं पर हम चर्चा आरंभ करते हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1857 से 1947 तक। प्रथम स्वाधीनता संघर्ष बनाम सिपाही विद्रोह 1857, इसका पहला बिंदु है। अब जैसा हम जानते हैं कि पहला जो स्वाधीनता का आंदोलन था वो 1857 में मुख्य रूप से लड़ा गया। इसके पहले भी लड़ाइयां हुई थी, लेकिन जैसा हम जानते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद ऐसा लगा कि अंग्रेजों की आर्थिक संप्रभुता के साथ साथ राजनीतिक स्थिति भी मजबूत हो गई और उन्होंने राजनीतिक संप्रभुता भी अख्तियार कर ली, प्राप्त कर ली और उनके अधीन भारत हो गया था। 1857 में पहली लड़ाई व्यापक स्तर पर हुई और ये अंग्रेजों ने और अंग्रेजी पद्धति पर लिखने वाले इतिहासकारों ने इसे सिपाही मूवमेंट बताने की कोशिश की। हालांकि ये बात सही नहीं है। उसका कारण ये है कि एक साथ ही वहां मेरठ में आंदोलन हुआ, बरहामपुर उड़ीसा में हुआ, अंबाला में हुआ और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग थे, वे आंदोलन में भागीदार हुए। लेकिन इसकी व्याख्याएं ऐसे की गई जैसे ये स्थानीय स्तर पर था और ये कोई बड़ा आंदोलन नहीं था। इतिहासकारों ने इसकी इस तरह से व्याख्याएं शुरू की। अंग्रेजी इतिहासकारों ने तो इसे सिपाही मूवमेंट कहा ही, सिपाही रिबेलियन कहा कि एक तरह का विद्रोह कर दिया एक छावनी ने, कैंटोनमेंट ने। लेकिन कुछ अन्य इतिहासकार जो उसी दृष्टि से लिखते थे, उन्होंने भी इसको उसी पद्धति पर समझने की कोशिश की। यही नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स थे यानी देशी रियासतें थी, जो स्थानीय रियासतें थी, उनके क्योंकि हित मारे जा रहे थे और बताया गया कि जो डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, हड़प नीति थी, उसके कारण ये कठिनाई आई और स्थानीय लोगों को ये रास नहीं आ रहा था। तो इसलिए जो स्थानीय रियासतें थी उन्होंने धीरे धीरे विद्रोह किया और उनके निजी हित की बात थी। तो एक तरह का ये गैर तरीका है, गैर अनुचित, ये अनुचित इतिहास लेखन की पद्धति है। लेकिन अपने अपने नजरिए से इतिहास को समझने की, देखने की कोशिश की गई और दुर्भाग्य ये है कि जो अंग्रेजी इतिहासकार थे उन्होंने जिस तरह से इतिहास लेखन किया और बहुत से जो भारतीय इतिहासकार भी थे उन्होंने उसको इस नजरिए से देखने की कोशिश की कि फ्यूडलिज्म का विद्रोह था या ये नेशनल मूवमेंट नहीं था। अब कैसे नहीं था इसको समझने की कोशिश करते, क्या उनका आर्गुमेंट था और क्या उसका प्रतिकार है, इसको संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। यद्यपि यह इतिहास का विषय नहीं है, लेकिन हम एक बैकग्राउंड के रूप में, एक पृष्ठभूमि के रूप में इसको जरूर बताना चाहिए। जैसा हम जानते हैं कि मेरठ में सिपाहियों ने अंग्रेजी शासन के साथ ही वो जुड़े थे। अंग्रेजों ने जब पूरा आधिपत्य जमा लिया तो उन्होंने फौज बनाई तो उसमें अंग्रेजी सिपाही भी थे, अंग्रेज भी थे और भारतीय सिपाहियों को भी उसमें शामिल किया। अब भारतीय सिपाहियों ने विरोध करना शुरू किया। उसके कई कारण थे। पहला जो तात्कालिक कारण बताया जाता है वो ये था कि उनकी धार्मिक भावनाएं
को आहत करने की कोशिश की गई कि ऐसा कारतूस बनाए जिसको खोलने के लिए मुंह में दांतों को दबाना पड़ता था और उसको निकालने के लिए, और उसमें बताया जाता था कि गाय की चर्बी मिली रहती थी, और कई जगह ऐसा बताया जाता था कि इस तरह से विद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। लेकिन सच ये है कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था, और न केवल सेना की कार्यप्रणाली से उनको असंतोष था, बल्कि विदेशी शासन को भी वो स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। तो बड़े पैमाने पर जो विद्रोह हुआ, ये इसको हम फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल कह सकते हैं। ये स्वतंत्रता की पहली व्यवस्थित लड़ाई थी। 1857 में ही उड़ीसा के बरहामपुर में जो 19वीं बटालियन थी सेना की, अंग्रेजी सेना की, उसके जो भारतीय सिपाही थे उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। उसी समय मेरठ के कैंटोनमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह किया। यह मुख्य विरोध स्थल था। 1857 में ही अंबाला में असंतोष का आंदोलन शुरू हुआ, और सभी सिपाहियों ने न केवल सेना का विरोध किया, बल्कि उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देने की कोशिश की और उसके कारण विद्रोह किया। मंगल पांडे स्वतंत्रता के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई को एक व्यवस्थित रूप दिया, और वहां से ये शुरुआत होती है। झांसी की रानी ने जो कर्तव्य दिखाया, जो अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया, और वो शहीद हुई, कैसे लोगों को मारते हुए, और अंग्रेजी शासन की नींव हिला डाली। इसी तरह बिहार के कुंवर सिंह, उन्होंने एक विद्रोह की चेतना को जागृत किया। नाना साहब पेशवा द्वितीय ने भी इस लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसका जो दूसरा इंटरप्रिटेशन होता है वो कितना अनुचित है, लेकिन उसका पक्ष रखना जरूरी है। अंग्रेजी इतिहासकार मानते थे कि नहीं, ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं था और इसका स्वतंत्रता आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। ये उनकी शासन व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह नहीं था, बल्कि कुछ छुटपुट एक संतोष की भावना उत्पन्न हुई, ये अनरेस्ट की भावना उत्पन्न हुई कि सिपाहियों में, और उन्होंने आंदोलन थोड़ा बहुत किया और जिसको काबू में कर लिया गया। दूसरा जो इतिहास लेखन का जो पक्ष है वो ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जब इस्तेमाल कर ली गई, हड़प नीति। तो हड़प नीति क्या थी डलहौजी की? हड़प नीति ये थी कि जो इनके जो दत्तक संतानें थी, यानी अडॉप्टेड जो चिल्ड्रन हैं, उनको शासन व्यवस्था का दायित्व सौंपने का अधिकार नहीं है। जिसकी निसंतान जो राजा और देसी रियासतें थी, उनसे हड़प ले ली जाए, उनकी संपत्ति को, उनकी जो प्रिंसली स्टेट है यानी रियासतें हैं, उनको हड़प लेने की प्रणाली थी। पेंशन बंद कर दी गई थी। तो ये विद्रोह के भी कारण थे, लेकिन सब इकट्ठे होते गए और एक व्यापक रूप से संतोष की भावना जागृत हुई, और राष्ट्रीय स्तर पर इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि किस तरह से इसको फेजेस में देखने की कोशिश करें। तो पहला चरण हम मान सकते हैं कि 1857 से 1885 तक का चरण है। दूसरा चरण 1885 से 1905 का है, और तीसरा चरण 1906 से 1919 तक का है, और चौथा चरण 1919 से 1947 तक का है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं 1857 से 1885 तक। देखिए, जब स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ और सैनिकों ने विद्रोह किया, तो अंग्रेजों को लगा कि अब इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो गया है। 1857 में ही कई विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए उन्होंने, जिसे आज हम मुंबई विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। वहां स्थापना की गई थी, और चौथा विश्वविद्यालय 1887 में बना था, वो था इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो शिक्षा की दृष्टि से भी उन्होंने विचार किया। फिर उन्होंने
एक कुछ सुधार करने की कोशिश की, कुछ इंक्रीमेंटल रिलीफ देने की कोशिश की, धीरे धीरे उनको दमित करने की कोशिश की और ऐसा लगा कि सब स्थिति नियंत्रण में है, अब वो अपना काम चला लेंगे आसानी से। दूसरा चरण शुरू होता है 1885 से 1905 का चरण माना जाता है, और जैसा हम जानते हैं 1885 में ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की हुई थी, और ये भी जानते हैं कि एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। उसका मकसद क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? ऐसा माना जाता था कि जो असंतोष है जनता के बीच, तो उनको एक टेबल पर लाया जाए, बातचीत के माध्यम से थोड़ी बहुत उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाए, और ऐसा माना जाता है कि इसको एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल किया गया। सेफ्टी वॉल्व क्या होता है? जैसे प्रेशर कुकर में अगर वो वॉल्व ना लगा रहे, और जिसे कहते हैं वो सीटी ना लगी रहे, तब प्रेशर इतना बढ़ेगा कि वो बर्स्ट कर सकता है। तो धीरे धीरे एक तरह की रिलीफ देने की कोशिश की जा रही थी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को एक तरह से मीडिएटर की भूमिका के रूप में स्थापित करने की कोशिश हुई थी। और धीरे धीरे जैसा हम जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी भूमिका बदली और A.O. ह्यूम के स्थान पर भारतीय धीरे धीरे वहां आ गए। लेकिन 1885 से 1905 तक, 1885 से 1905 तक का जो समय था वो ये था कि थोड़ी बहुत रियायतें मिल जाए तो ठीक है, वो अच्छा रहेगा। और उस समय जो सॉफ्ट ग्रुप था वो नरम दल का वर्चस्व बना रहा, जिसमें दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, W.C. बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, इन लोगों की भूमिका थी। एक तो इसके दो कारण थे कि ये उग्र रूप नहीं धारण करते थे, और दूसरी बात ये है कि ठीक है, तो पूरी तरह कंप्लीट इंडिपेंडेंस की इनकी मांग नहीं थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये थी कि अगर कुछ भी निगोशिएशन हो जाता है, थोड़ा बहुत उनको न्याय मिलने की उम्मीद थी कि अंग्रेजी शासन व्यवस्था तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें थोड़ी राहत दे दी जाए तो यही अच्छा होगा। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस में ही जो 1906 से 1919 तक का दौर था, उसमें बाल पाल लाल की चर्चा की जाती है। ये गरम दल था और ये उग्र स्वभाव के लोग थे, मतलब हमें बहुत दीनता नहीं अवरण होगा, जिस तरह की भूमिका कह सकते हैं। और उन्होंने आंदोलन किया, विद्रोही स्वर था, और उसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे कांग्रेस के जो नरम दल के लोग थे वो धीरे धीरे हाशिए पर पड़ने लगे, और इसमें बहुत से लोगों की जान भी गई। इनमें भी ये उग्र रूप इन लोगों ने धारण किया। लाला लाजपत राय का निधन भी हो गया था। इसके बाद जो फोर्थ फेज आता है, चौथा चरण आता है 1919 से 1947 तक का, इसमें मुख्य भूमिका महात्मा गांधी की होती है। महात्मा गांधी ने सेंट्रल रोल अदा किया, उसमें की फीचर के रूप में देखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि उस दौर में अन्य लोगों का महत्व नहीं रहा, लेकिन केंद्रीय भूमिका महात्मा गांधी की थी। 1919 में क्यों? क्योंकि वो वहां से लौट आए थे, वो दक्षिण अफ्रीका से 1917 में ही, और 17 में ही किसान आंदोलन चंपारण का शुरू हो गया था। धीरे धीरे वो नेशनल फिगर बनने लगे थे, और गांधी का जो संघर्ष है वो सविनय अवज्ञा, सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से भी वो बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे उनको नेतृत्व के रूप में स्वीकार कर लिया गया, उनको नेता मान लिया गया, और जो विरोधी खेमों के लोग थे उनको भी उन्हें सहमति प्रदान कर दी गई, उन लोगों ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया। जैसे पटेल और नेहरू, एक नरम स्वभाव के, गरम स्वभाव के, लेकिन दोनों के लिए गांधी आदर्श थे। यही नहीं, समानांतर संघर्ष चला सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत से दूसरे आंदोलनकारी, जिसमें खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद,
सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया। जैसा हम जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्ष के लिए निर्वाचित हो रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि इनके नेतृत्व को वे स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्रमशः मोतीलाल नेहरू पहले कांग्रेस छोड़ दिए, बाद में सुभाष चंद्र बोस छोड़ दिए और उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और विदेश में जाकर के उन्होंने विद्रोह करने की कोशिश की और कैसे वो नेपथ्य में चले गए, कैसे वो नहीं रहे, अभी भी वो एक रहस्य का विषय है उनकी मृत्यु। इस पर चर्चा अलग से हो सकती है, लेकिन क्योंकि इतिहास की चर्चा का विषय नहीं है तो इसलिए हम इसको बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे। तो ऐसा नहीं कि एक ही वर्ग, एक ही विचारधारा के कारण भारत को आजादी मिली, समानांतर संघर्ष चल रहा था और बहुत से आंदोलनकारी उसमें शामिल हुए। बहुत से लोगों ने अपनी आहुति दी और हजारों लोगों की कुर्बानियों के बाद देश आजाद हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन में भाषाओं की क्या भूमिका थी, लैंग्वेज की क्या जो फंक्शनिंग थी, तो देखें कि भारत की जो भाषाई व्यवस्था है वो जैसी अब है बहुत उससे भिन्न नहीं थी। ये बात सही है कि एक लिंगुआ फ्रैंका यानी संपर्क भाषा के रूप में हिंदी बहुत व्यापक रूप से स्वीकार हो गई थी और साथ साथ दूसरी भाषाओं के भी लोग इसके साथ जुड़ने लगे थे। तो इसको हम देखने की कोशिश करें, शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति थी। जाहिर सी बात है कि शिक्षा व्यवस्था अंग्रेजों ने ही बनाई जो स्वाधीनता आंदोलन में चली, और एक सिस्टम ये था कि बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। दूसरा एंग्लो वैदिक स्कूल्स की व्यवस्था थी, यानी हम संस्कृत को भी पढ़ेंगे और वैदिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से भी शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो ये 1835 का मिनट्स ऑन एजुकेशन जो मैकाले का है, उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसको समझने की जरूरत है। और ऐसा था कि शिक्षा का माध्यम क्या बनाया जाए। बहुत बड़े आंदोलन शुरू हुए, दो उसमें डिबेट शुरू हुए। तो एक बंगाल स्कूल ऑफ थॉट था और एक मराठा स्कूल ऑफ थॉट था, तो जिसमें बंगाली जो विचारधारा थी, बंगाल के लोग खासतौर से, उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। मराठी भाषी और वहाँ के जो पैरोकार थे, उनके समर्थक थे, वहाँ के लोग एक दूसरे की नहीं, हमें स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। गांधी जी की शिक्षा के बारे में यही मान्यता थी कि स्थानीय भाषा में शिक्षा ग्रहण करें, मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में, यानी मातृभाषा में बुनियादी शिक्षा की बात की गई, तालीम की बात की गई। अब ये दो स्थितियां थी कि देशी भाषाओं को क्या स्थान दिया जाए, लेकिन ये तय हो गया लगभग जैसे 1835 का मिनट्स ऑन एजुकेशन लागू हुआ, क्रमशः ये तय हो गया कि शिक्षा का माध्यम, खासतौर से उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगी, और ये धीरे धीरे कार्यान्वित होने लगा और उसका असर दिखाई देने लगा। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलनों में स्थानीय भाषाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये जानकर हैरानी होती है कि कैसे दयानंद सरस्वती हो या बाल गंगाधर तिलक हो, सुभाष चंद्र बोस हो, या फिर राजा राम मोहन राय हो, हिंदी भाषी लोग हों, गैर हिंदी भाषी लोग हों, वो हिंदी को भी अपना रहे थे और दूसरी भाषाओं को भी अपना रहे थे। इसी तरह महात्मा गांधी हो या भारत के उत्तरी भूभाग के रहने वाले लोग हों, उन्होंने भी दूसरी भाषाओं के प्रति अनुराग दिखाया और एक तरह से संवाद की स्थिति बनी, और राष्ट्रीय आंदोलन में स्थानीय भाषाओं की बड़ी भूमिका होने लगी। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका थी कि जो लोग दूसरी भाषाओं में के जानने वाले थे, वहाँ के दूसरे गैर हिंदी भाषी प्रांतों के नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी व्यापक जन समर्थन प्राप्त करने के लिए हिंदी को सीखा, समझा और हिंदी में अपने संवाद किए, जिससे कि लोगों को बताया जा सके कि आखिर क्या अपेक्षाएं हैं, क्या करना चाहिए, कौन सी भूमिका निभानी चाहिए, कैसे
हम राष्ट्रीय अस्मिता से जोड़ सकेंगे और कैसे स्वाधीनता प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ सके। हिंदी हिंदुस्तानी तथा राष्ट्रीय संवाद कैसे हुआ कि हिंदी एक और हिंदुस्तानी में फर्क क्या है। हिंदुस्तानी जो हिंदी उर्दू का संयुक्त रूप है, उसको जो दोनों शब्दों को आपस में मेल जोल करके और एक सहज सरल भाषा में बात करने की जो प्रणाली थी, उसको हिंदुस्तानी नाम दे दिया गया। और राष्ट्रीय संवाद नेशनल कम्युनिकेशन एक तरह से सब कुछ इसी में होने लगा। मतलब आप समझिए कि महाराष्ट्र का नेता हो या फिर गुजरात का, केरल का, पश्चिम बंगाल का, सभी लोग जो है कैसे एक लिंग्वा फ्रेंका को अपनाने लगे और जो नहीं जानते थे उन्होंने भी क्रमशः बोलचाल के रूप में उसको अपनाने की कोशिश की। समाचार पत्रों की भाषा भी हिंदी और वर्नाकुलर बनने लगे। हाँ, ये बात भी सही है कि धीरे धीरे अंग्रेजी में भी समाचार पत्र छपने लगे। 1835 के आसपास जो है समाचार पत्र छपने लगे। उसके पहले भी अंग्रेजी में समाचार पत्र छपना शुरू हो गया था और उदंत मार्तंड 1826 में छपा पहला हिंदी अखबार है, जो कि पश्चिम बंगाल जो आजकल है वहाँ का एक भूभाग है श्री रामपुर कलकत्ता के पास, वहां से अखबार छपना शुरू हुआ था। अब राष्ट्रीय आंदोलन और विदेशी साहित्य का अनुवाद या विग्रहण, रिसेप्शन और ट्रांसलेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिसेप्शन अनुवाद का ही एक रूप मान लिया गया है और रिसेप्शन एक फॉर्म ऑफ इन्फ्लुएंस है और जिसे हम तुलनात्मक साहित्य के अंतर्गत समझने की कोशिश करते हैं, कंपैरेटिव लिटरेचर के रूप में। तो जब हमारे वैदिक ग्रंथ में लिखा गया है, लेट नॉलेज कम फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ लाइफ, एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व के किसी भी क्षेत्र से आनोभद्र ज्ञान अगर आता है तो उसे प्राप्त करना चाहिए। गांधी जी इसी बात को दूसरे ढंग से कहते थे कि हम अपने दरवाजे बंद रखें लेकिन खिड़कियां खुली रखें। मतलब ये कि हम ऐसा नहीं कि पूरी तरह से दरवाजा खुला हो तो पूरी गंदगी अंदर आ जाए या पूरा प्रभाव पड़ जाए, आंधी तूफान आ जाए। यानी कि हम अपने विचार, अपने संस्कार, अपनी चेतना, अपनी ज्ञान पद्धति, ज्ञान प्रणाली और भाषा को अपने ढंग से तो बनाएं, लेकिन अगर ज्ञान किसी दूसरे क्षेत्र से आ रहा है तो खिड़की के रास्ते से आए, यानी सीमित रूप में हम उसको स्वीकार करें। जो महात्मा गांधी के विचार हैं, जैसे जब वो कहते हैं अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की बात जब करते हैं उसके हित की चिंता, तो असल में वो अनटू द लास्ट जो पुस्तक है उसके माध्यम से अंतिम व्यक्ति के अंतिम पायदान तक और लोक संग्रह जो गीता की संकल्पना है उसके माध्यम से वो विचारों को ग्रहण करते हैं। यानी पूर्व पश्चिम के विचारों का समन्वय उनकी चेतना में भी दिखाई देता है। तो विदेशी साहित्य का भी प्रभाव पड़ा, खासतौर से 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसका भी भारतीय साहित्य पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा और न केवल साहित्य पर बल्कि चेतना और आंदोलन पर भी पड़ा। उसके साथ साथ जो विदेशी साहित्य भी लिखे गए उसका भी बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा। उनमें स्वयं अंग्रेजी शासकों के साथ जुड़े हुए जैसे अंग्रेजी रचनाकार विचारकों के भी चिंतन बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे हम J.S. मिल, जॉर्ज स्टुअर्ट मिल की जो ऑन लिबर्टी जैसी रचनाएं हैं, या फिर वो जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जब वो एजुकेशन की बात करते हैं, फिलॉसफी की बात करते हैं, उनके जो इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, तब उनका प्रभाव बहुत व्यापक स्तर पर देखा जा सकता है। अब शेक्सपियर महान चिंतक विचारक, उनको कैसे भारतीय भाषाओं में अपने ढंग से ग्रहण किया गया, तो कुछ अनुवाद किए गए। जैसे उदाहरण के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उनके मर्चेंट ऑफ वेनिस का दुर्लभ बंधु नाम से अनुवाद किया। तो इसे अनुवाद की प्रणाली के रूप में हम इसे लोकलाइजेशन या डोमेस्टिकेशन कहते हैं। उनके चरित्रों के नाम बदल गए, शीर्षक के नाम बदल गए।
अपने ढंग से उसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने उनके विचारों को ग्रहण किया और उसके आधार पर नई रचना लिखी, तो इसे हम तकनीकी दृष्टि से रिसेप्शन कह सकते हैं। इसी तरह विचारधारा तथा साहित्य का अभिग्रहण हुआ, लिटरेचर का भी हुआ और आइडियोलॉजी का भी हुआ। जैसे मैंने बताया कि उसमें एजुकेशन के स्तर पर भी, शिक्षा के स्तर पर भी, राजनीतिक चेतना के स्तर पर भी और विचार के स्तर पर, स्टेट वर्सेस इंडिविजुअलिज्म में जो पूरी लड़ाई चलती रहती है, राज्य का अभ्युदय कैसे होता है, कौन कौन सी शक्तियां हैं पश्चिमी विचार चिंतन में, मुख्यतः जो लिबरलिज्म वर्सेस मार्क्सिज्म की उदारवाद बनाम मार्क्सवाद की जो अवधारणा है, और राज्य और व्यक्ति या राज्य और समाज का जो अंतर्विरोध है, ये सारी चेतना जो है वैचारिक स्तर पर दिखाई देती है। बहुत से विचारकों के महत्वपूर्ण विचार हमारे सामने आए और उसमें स्वाधीनता की भी चेतना थी। खासतौर से आयरिश जो राइटर्स थे, आयरलैंड के जो लेखक विचारक थे, उनकी चेतना भी दिखाई देती है। यहाँ तक कि आप अनुमान लगाएं कि कैसे एनी बेसेंट जो स्वयं आयरिश थी और भारत में होम रूल की स्थापना करने वालों में दो लोगों का नाम लिया जाता, मुख्यतः एनी बेसेंट और भारतीय परिप्रेक्ष्य में बाल गंगाधर तिलक का नाम लिया जाता है। तो साहित्य का भी अभिग्रहण हुआ, विचारधारा का भी अभिग्रहण हुआ, शिक्षा तथा समाज सुधार परक साहित्य का अभिग्रहण हुआ। जो रिफॉर्म मूवमेंट शुरू हुए वो पश्चिमी विचार चेतना से प्रेरित प्रभावित होकर के जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, स्त्री शिक्षा, मताधिकार आदि बातों का बहुत व्यापक स्तर पर प्रभाव पड़ा। अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान की बहुत सी कृतियों का अनुवाद हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लेखकों ने संस्कृति, अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र से संबंधित कृतियों का व्यापक स्तर पर अनुवाद किया। ऐसे अनेक अनुवादकों ने संस्कृति और शिक्षा से जुड़े हुए सिद्धांतों का अनुवाद किया और उससे जन चेतना को जागृत करने की कोशिश की, अर्थशास्त्र के सूत्रों को बताने की कोशिश की। राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय साहित्य का विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। तो इंडियन क्लासिक्स का बहुत व्यापक स्तर पर अनुवाद हुआ। जैसे भारत के संदर्भ में जो इंडियन क्लासिक्स है, रामायण, महाभारत, गीता का अनुवाद हुआ, अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद हुआ। बहुत विस्तार से जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन विल्किंस ने अनुवाद किया। इसके अलावा मनुस्मृति का विलियम जोन्स ने अनुवाद किया, अभिज्ञान शाकुंतलम का विलियम जोन्स ने शकुंतला, द फेटल रिंग एंड इंडियन ड्रामा नाम से अनुवाद किया। इसके पीछे राजनीति थी कि वो अपने ढंग से इसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे और इसको एक तरह से उपनिवेशीकरण का माध्यम बनाना चाह रहे थे। वो अलग विवेचन का विषय है। प्राचीन भारतीय साहित्य का व्यापक स्तर पर अनुवाद हुआ और विदेशी विद्वानों ने भी अनुवाद किया। इनमें मैक्स मूलर, विलियम जोन्स और चार्ल्स विल्किंस के नाम प्रमुख है। विल्किंस ने भगवत गीता का किया, विलियम जोन्स ने, जैसा मैंने बताया, इन्होंने मनुस्मृति का किया और इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया। राष्ट्रीय आंदोलन में अनुवाद की राजनीति क्या थी? अनुवाद की राजनीति को समझने की कोशिश बहुत बाद में शुरू हुई। पहले लगा कि अंग्रेजी कितने अच्छे थे कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म, भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई रचनाओं का प्राचीन भारतीय साहित्य का अनुवाद किया और उन्होंने व्यापक उसको प्रसार दिया और उसको बहुत दूर तक स्थापित करने की कोशिश की। भारतीय साहित्यकारों ने भी पश्चिमी कृतियों का अनुवाद किया। भारतीय विचारकों, राजनेताओं द्वारा भी अनुवाद किया गया। लेकिन इस पूरे व्याख्या को नया मोड़ तब मिला जब 1978 में ओरिएंटलिज्म नामक पुस्तक एडवर्ड सईद की प्रकाशित होकर के आई, जिसमें उन्होंने बताया कि उसके किस तरह से वेस्टेड इंटरेस्ट थे, किस तरह से अनुवाद के पीछे इनकी एक निहित कोशिश थी, साजिश थी जिसे कहना चाहिए, और उसके कारण उन्होंने अनुवाद किया। और अनुवाद जो है भारत को गुलाम बनाने की, मानसिक और सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाने की प्रक्रिया का एक हिस्सा था। इसी बात को और व्यवस्थित शोध के माध्यम से राइटिंग ट्रांसलेशन
नामक कृति में तेजस्विनी निरंजना ने प्रस्तुत किया, जो 1992 में प्रकाशित हुई थी। और पोस्ट कॉलोनियल ट्रांसलेशन थियरी एंड प्रैक्टिस 2000 में एक कृति आई हरीश त्रिवेदी और सुजन बेस्लेट के संपादन में, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे कॉलोनियल ट्रांसलेशन वाज ए शेमफुल हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, और बताने की कोशिश की कि क्या उनके मंतव्य थे, और बहुत ब्यौरेवार ढंग से तथ्यों और विश्लेषणों के माध्यम से इसको समझने की कोशिश की गई। लेकिन इसके बावजूद अनुवाद एक महत्वपूर्ण साधन हुआ हमें ज्ञान के आलोक में ले जाने के लिए। स्वतंत्रता आंदोलन में कैसे हमारा विचार खुले, कैसे हमारी आंखें खुली, कैसे हमारी चेतना जागृत हुई, और कैसे दुनिया भर में स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, कैसे स्वाधीनता की चेतना जागृत हो रही थी, इन सब चीजों को समझने में आंदोलन ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी, आपको समझने में सहायता मिलेगी, पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझ सकेंगे, इस विषय का अच्छी तरह से अध्ययन कर सकेंगे। इस उम्मीद के साथ अभी चर्चा को विराम देता हूं। आपने ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।